डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हार्डी बुचर है और मैं पुर्तगाल का रहने वाला हूं। मैं यहां पर एक लाइट हाउस में काम करता हूं और लगभग 5 सालों से मैं ये काम करता आ रहा हूं। मुझे ये काम बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि दिन भर शहर में घूमते फिरते रहना, जिंदगी के मज़े लेना और शाम के वक्त यहाँ लाइट हाउस में आ जाना। रात के 8 बजे से सुबह 6 बजे तक मेरा काम होता है। मैं जागता रहता हूँ और लाइट हाउस के आसपास कोई भी शिप आ जाए तो उन्हें इशारा कर देना लाइट के जरिए। फिर क्या, वो शिप यहाँ से दूर चली जाती है क्योंकि इस तट पर कोई बंदरगाह नहीं है। कई बार शिप भूली भटकी इस तरफ आ जाती हैं और उन्हें लगता है कि बंदरगाह यहाँ पर मौजूद है, लेकिन असल में बंदरगाह यहाँ से दाईं तरफ 100 किलोमीटर की दूरी पर होती है। फिर क्या, उन्हें इशारा कर देना और वो शिप यहाँ से उस तरफ चली जाती है। बस इतना ही काम है मेरा। इसके सिवा मुझे और कोई काम करना नहीं पड़ता। और ऐसा नहीं है कि हर रोज यहाँ पर शिप आ जाती है। कभी कभी कई दिनों तक इस तरफ कोई शिप आती ही नहीं और मैं बस इंतज़ार करता रहता हूँ। मुझे यह काम बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कई बार यहाँ पर फिल्म देखना, नॉवल पढ़ना, पूरी रात मैं ये करता रहता हूँ और कोई शिप यहाँ पर आती ही नहीं। कभी कभी काम थोड़ा बोरिंग लगता है, लेकिन कभी कभी थोड़ा डर भी लगता है। समंदर की बड़ी बड़ी लहरें जब इस तरफ बढ़ रही होती हैं, ऐसा महसूस होना शुरू हो जाता है जैसे जिंदगी इन लहरों के अंदर भी है और ये लहरें आपको अपने आगोश में लेने की कोशिश करती हैं। ज़रा महसूस कीजिए, ज़मीन से ज़्यादा बड़ा समंदर है और ये समंदर अगर जिंदा हो तो, आपको देख रहा हो तो कैसा एहसास होगा। कभी कभी ऐसे एहसास मुझे भी होते हैं। माना ये एक बेवकूफ़ी वाली बात है, लेकिन अकेले रहना ऐसे बड़े से लाइट हाउस के अंदर अलग एहसास ज़रूर देता है। लेकिन 5 सालों से ये काम करते करते अब मुझे इस डर को दूर करने की आदत पड़ चुकी थी। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ था। रात के 12 बजे का वक्त था। हाथ में मेरे एक किताब थी। सामने से एक लाइट रिफ्लेक्ट हुई जो सीधा मेरी आंखों में पड़ी और मैंने वो नॉवल को नीचे फेंका और देखने लगा ये लाइट समंदर की तरफ से क्यों आ रही है। क्योंकि ये जो लाइट हाउस है ये समुद्री तट पर बना हुआ है और आसपास कोई भी इंसान आता जाता नहीं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं। यहाँ सिर्फ एक ही रास्ता है लाइट हाउस के अंदर आने का और इसका इस्तेमाल सिर्फ मैं ही करता हूँ। और दूसरी तरफ बड़ा खुला समंदर और इस समंदर में सिर्फ बड़ी बड़ी शिप ही नजर आती हैं। छोटी छोटी बोट तो इस तरफ आती भी नहीं। सामने से लाइट अगर मेरी आंख में रिफ्लेक्ट हुई है, यकीनन सामने कोई शिप होनी चाहिए, लेकिन सिर्फ एक बार लाइट मेरी आंखों में पड़ी और उसके बाद घुप अंधेरा, आगे कुछ नहीं था। यही देखने के लिए मैंने सामने की तरफ लाइट मारनी शुरू कर दी। ये बड़ी लाइट हाउस की वो लाइट है जिससे दूर दूर तक देखा जा सकता है, इशारा किया जा सकता है। मैं उस लाइट को घुमाना शुरू कर गया। उसके बाद रोक कर देखने लगा कि सामने कुछ है या नहीं, लेकिन सामने थोड़ी थोड़ी धुंध लगने लगी थी। ये धुंध का मौसम नहीं था। आज इस तरह से धुंध क्यों पड़ी हुई है और किस तरह, जैसे बादल जमीन पर उतर आए हों और इस तरफ ही बढ़ रहे हों। आसमान भी पूरी तरह से काला लग रहा था। धुंध भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन फिर थोड़ी थोड़ी धुंध छंटने लगी। इस लाइट हाउस के आसपास भी काफ़ी ज़्यादा धुंध थी। पीछे ज़मीन को तो मैं देख नहीं पा रहा था, लेकिन आगे समंदर बिल्कुल साफ नज़र आने लगा था। जैसे एक तरफ से बादल इस तरफ आया हो और पीछे शहर की तरफ बढ़ने लगा हो, लेकिन आगे वाला वो समंदर पूरी तरह से साफ हो गया। और फिर मुझे दूर एक बड़ी शिप नजर आई।
मैंने जल्दी से लाइट उस तरफ मारनी शुरू कर दी, लेकिन उस शिप के ऊपर कोई ज़्यादा बड़ी लाइट नहीं लगी हुई थी। ऐसा लग रहा था कोई चमकने वाली चीज़ है जिससे पता चल रहा है कि ये एक शिप है। धीरे धीरे वो लाइट हाउस के करीब आने लगी थी और मैं भी वो लेज़र उस तरफ मारे जा रहा था, उन्हें समझाने के लिए कि इस तरफ तट है, कोई बंदरगाह नहीं है। अचानक वो शिप पीछे मुड़ गई या गायब हो गई, पता नहीं चला। आगे आने वाली वो लाइट बुझ चुकी थी। फिर क्या, मैं वो लेज़र लाइट घुमाता गया, लेकिन कोई शिप आगे नजर नहीं आई। पूरी रात मैं भौंचक्का सा हुआ था, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम पर होती है। अगर हम आगे की तरफ लाइट करें ही ना, कोई शिप भूली भटकी इस तरफ बंदरगाह समझकर आ जाए तो वो तट पर टकरा सकती है, और यहाँ पर समुद्री तट में काफ़ी ज़्यादा रेत भरी हुई है, और बड़ी शिप अगर रेत पर चढ़ गई उसे वापस उतारने के लिए काफ़ी ज़्यादा खर्च होगा, और इससे मुझे निकाला भी जा सकता है काम से। यही डर होता है लाइट हाउस में काम करने वालों का। हमारी तनख्वाह तो अच्छी होती है, लेकिन जिम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। अगले दिन मैं ऑफिस गया था, अपने सीनियर्स को ये बात बताई थी कि रात को समंदर से एक लाइट तो आ रही थी। मुझे पक्का पता नहीं है कि वो एक शिप ही थी या कोई छोटी बोट होगी, लेकिन मैंने तो लाइट मार के उस तरफ इशारा किया था। मैंने अपना काम तो किया है। लेकिन मुझे जानकारी मिली कि इस तरफ इस समय कोई भी शिप मौजूद नहीं है, यानी वहाँ जो मुझे नज़र आया वो शिप नहीं हो सकती, कोई छोटी बोट नहीं हो सकती। वो कह रहे थे तुम्हें जो नज़र आया है तुम्हारी आंखों का भ्रम है। मैंने कहा नहीं, आंखों का भ्रम कुछ क्षण में महसूस होता है। मैं कुछ मिनट तक उस लाइट को देखता रहा था। देखने में वो बड़ी शिप लग रही थी। मुझे मेरे सीनियर्स ने एक खास बात बताई थी। समंदर में कई बार ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं जो मौजूद नहीं होती, हमें उनसे दूर रहना चाहिए। मेरे एक अच्छे दोस्त जॉन, उन्होंने मुझे एक पुरानी नॉवल और एक पुरानी फाइल पकड़ाई थी और कहा था लाइट हाउस में इस फाइल को अच्छे से पढ़ना। यहाँ लाइट हाउस के आसपास बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन इतिहास में तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें ये फाइल पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर क्या था, मैं उस फाइल को लेकर, उस नॉवल को लेकर सीधा लाइट हाउस में पहुँच गया। वक्त रात का हो चुका था और मुझे अब काम शुरू करना था। मैं लाइट हाउस के ऊपर चढ़ गया। एक तो सीढ़ियों से चढ़ना बड़ा मुश्किल भरा होता है, सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है और लाइट हाउस बहुत ज़्यादा ऊंचा है, लेकिन हर रोज़ मैं ये काम करता हूँ। आज भी मुझे ये काम करना ही होगा, ये मैंने सोचा हुआ था। मैं ऊपर चढ़कर पहले तो फाइल को पढ़ना चाहता था, लेकिन उस फाइल के अंदर कई न्यूज़पेपर कटिंग्स लगी हुई थी और भी कई ज़रूरी सरकारी कागजात थे जो इस लाइट हाउस से जुड़े हुए थे। मुझे तो अब पता चला ये लाइट हाउस लगभग 300 साल पुराना है। 300 सालों से यहाँ पर यह लाइट हाउस काम कर रहा है, यानी कि ये लाइट हाउस कई बार टूट चुका है, इसकी मरम्मत करवाई जा चुकी है और बार बार इसे इसी जगह बनाया जाता है। 300 सालों से ये इतिहास है इसका, और यहाँ पर कई दुर्घटनाएं भी हुई हैं। फिर मैं न्यूज़पेपर कटिंग्स को पढ़ने लगा। इतिहास में इस लाइट हाउस पर कई कर्मचारी मारे जा चुके हैं, ज़्यादातर तो गायब ही हो गए। उनका नामो निशान गायब हो गया। वो कहाँ गए? कुछ ने कहा था कि वो गायब नहीं हुए, यहाँ से भाग गए। शायद उन्हें समंदर में कुछ ऐसा मिला जो बहुत ज़्यादा कीमती था, उसे लेकर वो यहाँ से भाग गए। लेकिन असली बात कभी भी पता नहीं लगाई जा सकी, जबकि कुछ आर्टिकल्स में कहा गया था कि इस लाइट हाउस पर जो भी कर्मचारी थे उन्हें एक अजीब सा बड़ा जहाज नजर आता था, एक बड़ी शिप जो शायद 500 या 400 साल पुरानी हुआ करती थी। पुरानी टूटी फूटी वो बड़ी शिप जब उन्हें नजर आती थी वो डरते थे और कहते थे उस पर जो लोग हैं वो जिंदा नहीं हैं, उस पर कंकाल हैं। इंसान नहीं, कंकाल हैं जो उस शिप को चलाते हैं और इस लाइट हाउस पर काम करने वाले लोगों को लेने के लिए आते हैं। एक बार के लिए मेरी हंसी निकल गई। अरे ये कैसी फाइल है?
और जो आखिरी हादसा हुआ था वो 40 साल पहले हुआ था। भाई, इन 40 सालों में इस लाइट हाउस पर कितने लोगों ने काम किया होगा। पुराने ज़माने में तो अफवाहें ऐसे फैला दी जाती थी जैसे और कोई काम ही ना हो। मैंने उस फाइल को बंद कर दिया, फिर उस नॉवल को पढ़ा और उस नॉवल में जो कहानी थी वो इस लाइट हाउस से जुड़ी हुई थी और बताया गया था कि ये एक सच्ची कहानी है। मुझे लगा बस पागल बनाने के लिए एक ऐसी नॉवल लिख दो और कह दो वो सच्ची है, सब उसे मानने लगते हैं। मैंने उस नॉवल को 2 घंटों में पूरा पढ़ लिया था और उसमें एक छोटी सी कहानी थी। लाइट हाउस में काम करने वाला कर्मचारी जहाज पर चढ़ गया। वो एक ऐसा जहाज था जो मुर्दों का जहाज था और वो मुर्दे उसे ले गए। बस उस कहानी में इतना बताया गया था, सबूत दिखाए गए थे, देखो तस्वीरें लगाई गई थी, लेकिन ये एक नॉवल थी। नॉवल को मनोरंजन के लिए पढ़ा जाता है, इसमें सब कुछ सच्चा सच्चा कह के लोगों को कैसे डराया जा रहा है। मैंने फाइल पढ़ ली थी, मैंने नॉवल पढ़ ली थी, तो दोनों को एक तरफ टेबल पर रखा। धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था और आज फिर से 12 बजे का वक्त हो चुका था। थोड़ी थोड़ी धुंध घिरने लगी थी। शायद मौसम के कारण ऐसा हो रहा है या कई ठंडे इलाकों से ऐसी धुंध इस तरफ बढ़ती आ रही है। इस बार पहली बार मैंने ये चीज देखी है। दूर से रिफ्लेक्शन मेरी आंखों में पड़ी, ऐसा लगा कुछ न कुछ चमचमा रहा हो। मैंने उस तरफ लाइट मारनी शुरू कर दी। ये लेजर लाइट काफी दूर तक जाती थी और सामने अब एक बड़ी लाइट दिखने लगी और ये साफ हो गया, ये एक शिप है। और मैं इशारा करने लगा कि इस तरफ बंदरगाह नहीं है, बंदरगाह उस तरफ है। लेकिन मैं इशारा करता जा रहा था, वो लाइट करीब आती जा रही थी। जो भी उस शिप को चला रहा होगा, उसका कैप्टन शायद समझ ही नहीं पा रहा है कि मैं कह रहा हूं पीछे मुड़ जाइए, आगे खतरा हो सकता है। क्योंकि समंदर के बीच में पानी गहरा होता है, बड़ी से बड़ी शिप वहां जा सकती है, लेकिन जैसे ही आप तट के करीब आने लगेंगे ना, पानी ज्यादा गहरा नहीं होता और हो सकता है बड़ी शिप वहां पर फंस जाए, क्योंकि नीचे बड़े बड़े पत्थर भी होते हैं। दूर से इशारा करना पड़ता है। मैं इशारा किए जा रहा था, उनकी समझ में नहीं आ रहा था। काफी करीब आ गई थी वो शिप, अब थोड़ी थोड़ी आगे से मुझे नजर भी आई। उसका रंग थोड़ा उड़ा हुआ था, लेकिन जितने में मैंने ये सब देखा, वो शिप आगे आती आती बिना मुड़े सीधा पीछे की तरफ होने लगी। ये असंभव था। फिर क्या, वो लाइट दूर होती चली गई और फिर गायब हो गई। धुंध भी धीरे धीरे छंटती चली गई और मैं आंखें खोलकर देखता रह गया। ये कैसे हो सकता है? जो बड़ी शिप होती हैं वो घूम कर निकलती हैं, ऐसे सीधे पीछे की तरफ जाने वाले उनके वो इंजन नहीं होते। लेकिन हो भी सकता है, या ऐसा तो नहीं ये कोई सरकारी शिप थी, हमारी सरकार की, हमारी सेना की। हाँ, इसके बारे में सीनियर्स को जरूर बताऊंगा। अगले दिन मैंने सीनियर्स को ये बताया और मुझे जानकारी मिली कि यहाँ पर कोई सरकारी शिप मौजूद नहीं है, ना ही कोई कार्गो शिप मौजूद है, ना ही कोई रात के वक्त इस तरफ बोट आई है। यानी जो मुझे नजर आया वो मेरी आंखों का भ्रम था और मैं उन्हें समझा रहा, ऐसा कैसे हो सकता है। और जॉन ने कहा था, ध्यान रखना, तुम्हें जो नजर आ रहा है हो सकता है ये वही जहाज हो जो इतिहास में लोगों को नजर आया है। बस उस जहाज के करीब जाने की कोशिश मत करना। मैंने उन्हें कहा, मैं पागल हूं, समंदर के बीच में वो जहाज, मैं लाइट हाउस को छोड़कर जहाज के पास कैसे चला जाऊंगा? मुझे तो पानी में अच्छे से तैरना भी नहीं आता। जॉन ने कहा, बस ध्यान रखना, नॉवल में, फाइल में कई ऐसी बातें बताई गई हैं जो तुमने ध्यान से पढ़ी तो है ना? मैं हंसते हुए कहने लगा, हाँ, नॉवल को तो पूरा पढ़ा मैंने, लेकिन उस फाइल को इतना अच्छे से पढ़ नहीं पाया। लेकिन मैं समझ गया आप कहना क्या चाहते हैं। मैं उस जहाज के करीब नहीं जाऊंगा। जॉन मुझे डराते जा रहे थे और जो अंधविश्वास पर यकीन करते हैं वो इसी तरह से लोगों को डराते हैं। मैं समझ चुका था। फिर क्या, ऑफिस से मैं निकला था ये सोचते हुए कि ये तो मानेंगे नहीं। मैं ऐसा करूंगा, एक तस्वीर खींचूंगा, मेरे पास कैमरा मौजूद है, मैं तस्वीरें खींचूंगा और उन्हें बताऊंगा, देखिए कोई शिप जब करीब आती है तो ऐसी होती है। सबूत के लिए मैंने कैमरा रखा था और मुझे लगा था 2 रातों में मुझे ऐसे भ्रम हो रहे हैं, हो सकता है तीसरी रात भी ऐसा भ्रम हो तो मैं सबूत अपने पास रखूंगा।
रात के वक्त फिर से मैं लाइट हाउस में था, इंतजार कर रहा था और रात के 12 बजे फिर से धुंध घिरने लगी और इस बार मुझे महसूस हो गया कि रात के वक्त ये धुंध कहाँ से आ जाती है। शहर में किसी ने भी मुझे ये नहीं कहा कि रात को धुंध पड़ी हुई थी। जैसे समंदर में ये महसूस होता है और ये धुंध इस तरफ लाइट हाउस से निकलकर शहर की तरफ तो जाती है, लेकिन क्या किसी और को नजर नहीं आती? देखता गया मैं, वहीं पर बैठा बैठा देखता गया और जैसे ही रिफ्लेक्शन मेरी आंखों में पड़ी मैं समझ चुका था। फिर से आगे से एक शिप इस तरफ आती है, मुझे नजर आई, लेकिन मेरे सीनियर्स को इसके बारे में कोई जानकारी है ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं तस्वीर खींचूंगा। तो जल्दी से मैंने अपना डिजी कैम निकाला और वो तस्वीर खींची। आगे उस तस्वीर को खींचने के बाद मैं देखने लगा, वो शिप इस तरफ बढ़े आ रही थी और इस बार उस जगह से वापस नहीं गई। मैं तो इशारा करता गया क्योंकि ये मेरा काम था, चाहे आंखों को भ्रम हो रहा हो या ये सच हो, मुझे तो इशारा करना ही है। लेकिन वो शिप इस तरफ बढ़े आ रही और बढ़ते बढ़ते जैसे वो शिप कंट्रोल हुई ही ना हो। मैंने करीब से उस शिप को देखा। समुद्री तट पर वो शिप सीधा चढ़ गई थी और आधे उस तट पर वो शिप फंस गई। अब ना आगे जा सकती थी ना पीछे जा सकती थी और मैंने अपने सर पर हाथ मारा। हे भगवान, ये क्या मुसीबत है। एक तो सीनियर्स मेरी बात नहीं मानते और रात के वक्त ये शिप इस तरफ क्यों चली आती है। फंस गई ना, अब कल मुझ पर इल्ज़ाम लगाए जाएंगे। अब सीनियर्स तो मुकर जाएंगे कि मैंने कुछ भी बताया है। वो कहेंगे मैंने अपना काम सही से नहीं किया होगा, जबकि इसमें मेरी गलती नहीं है, ये कैप्टन की गलती है। वो जहाज कैसे चला रहा था? मैंने इशारा किया, इतनी बार इशारा किया, इस तरफ वो शिप नहीं लेकर आनी चाहिए थी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं जल्दी से लाइट हाउस से नीचे उतरा उस शिप को देखने के लिए। यकीनन उसके कर्मचारी बाहर आ रहे होंगे। अब इतनी बड़ी गलती हो गई है। मुझे लगता है शिप को जो चला रहा था ना, वो सो गया होगा। उसे ध्यान रहा ही नहीं कि सामने से लाइट पड़ रही है। बस फिर क्या, तट पर इस बड़े जहाज को चढ़ा दिया। लाइट हाउस से उतरते उतरते 2 बार गिरा था। टांगे कांप रही थी मेरी। मुझे पता था मेरा खर्च भी होगा और मुझे काम से भी निकाला जा सकता है। बस फिर क्या, भागते भागते उस शिप के पास गया। मैंने जब उस शिप को करीब से देखा, ऐसा नहीं लग रहा था ये एक बड़ी नई शिप हो। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई पुरानी शिप हो। लकड़ी थोड़ी थोड़ी गली हुई थी, ऊपर कई काले रंग के झंडे लगे हुए थे। एक ज्यादा बड़ा जहाज नहीं था, इसे छोटी कैटेगरी वाला एक जहाज कहा जा सकता है। और एक तरफ नीचे की तरफ लटकाई गई वो रस्सी की सीढ़ियां, जिससे नीचे कोई उतरा तक नहीं था। मैं आवाजें लगाने लगा, कैप्टन देखिए, कोई इस जहाज पर मौजूद है। लेकिन कोई भी उस जहाज से नीचे उतरा ही नहीं। मुझे लगता है अंदर ही होंगे सब, बाहर निकलने से डर रहे होंगे। मैं आवाजें लगाता रह गया, कोई बाहर आया ही नहीं। इसीलिए मुझे उस रस्सी पर चढ़ना पड़ा। देखूं तो सही, ये पुराना जहाज कहां से आ गया है। मुझे लगता है इसमें कोई जीपीएस नहीं लगा हुआ है, इसीलिए मेरे सीनियर्स को कुछ पता नहीं लगा। हो सकता है ये इल्लीगल जहाज हो, यहां पर किसी तरह की तस्करी चल रही हो। इसकी जानकारी तो सबको दूंगा मैं। एक बार जहाज पर चढ़कर देखूं तो सही ऊपर रखा क्या हुआ है। मैं सीढ़ी चढ़कर उस जहाज के ऊपर जा चुका था। ऊपर पहुंचने के बाद मैंने देखा वहां बड़े बड़े लकड़ी के ड्रम पड़े हुए, जिनकी संख्या काफी ज्यादा थी। शायद इसमें बियर होगी या वाइन भी हो सकती है। तो इसकी तस्करी चल रही है, छिपकर यहां पर भेजा जा रहा है। फिर मैं देखता चला गया, बड़ा जहाज था। उस जहाज के अंदर भी जाकर मैंने देखा, वहां कोई क्रू नहीं था, कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा। लेकिन सामान तो बिखरा पड़ा था। नया सामान नहीं, पुराना सामान। शराब की खाली बोतलें, शराब की भरी हुई बोतलें, लेकिन उनके ऊपर कोई लेबल नहीं लगा हुआ था। कई कागज पड़े हुए थे, उनके ऊपर मोहरें लगी हुई थीं। कुछ सोने के सिक्के भी मैंने देखे जो ऐसे बिखरे हुए थे जैसे उनकी कोई खास कीमत ही ना हो। पुराने पुराने सिक्के भी देखे जो देखने को नहीं मिलते। ऐसी कई और चीजें भी मुझे मिली जो ऐसा लग रहा था जैसे एंटीक हों और उन्हें संभाल कर रखा गया हो। पुरानी पुरानी पेंटिंग्स थी, खाने का सामान था जो गल चुका था,
वहां तो इस जहाज के अंदर पूरा का पूरा गोदाम बनाया गया था। ये चुराई गई चीजें लग रही थी, देखने से साफ हो गया। और जैसे काले काले झंडे उस जहाज के ऊपर टांगे गए थे ना, वो भी कुछ डरावने से थे। मुझे लगा यहाँ अगर कोई हुआ ना, जो ये चीज़ें मैंने देखी हैं, मुझे पकड़ने की कोशिश तो की जाएगी। हो सकता है वो मुझे मारने की कोशिश करे। तो मैं ऐसा करता हूँ, जल्दी से इस जहाज से नीचे उतर जाता हूँ। मुझे लगता है ये तस्करी चल रही है और हो सकता है ये डाका भी डाला गया है कहीं पर। किसी जहाज को लूटा गया है इस छोटे जहाज के जरिए और इसकी पहचान नहीं हो पाएगी, इसीलिए इस तट पर इसे चढ़ा दिया गया है। जल्दी से उतरूं, निकलूं यहाँ से। भागा मैं बाहर की तरफ। मैं जल्दी से इस जहाज से नीचे उतरना चाहता था, लेकिन यह जहाज हिलने लगा था। ऐसा लग रहा था इसका इंजन दोबारा चलने लगा है, लेकिन आवाज़ नहीं हो रही थी, वाइब्रेशन हो रही थी और जहाज ऐसे हिल रहा था जैसे बाहर आंधी आई हुई हो। मैं बाहर निकला था, नीचे लटकी हुई रस्सी पर पैर रखने वाला था, लेकिन देखा मैंने यह जहाज पीछे की तरफ हो चुका था। आधा तट पर चढ़ा हुआ जहाज पीछे की तरफ नहीं हो सकता, मुझे ये बताया जाता है और इसके पीछे के विज्ञान को भी जानता हूँ। जब इंजन, वो पंखा पानी में होगा ही नहीं तो जहाज हिलेगा कैसे? लेकिन इस जहाज को समंदर में घसीटा जा चुका था। कैसे? कोई है तो नहीं। अब मैं इस रस्सी के जरिए पानी में उतर नहीं सकता था, क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता था और ये जहाज तट से लगभग 200-400 मीटर अंदर तक जा चुका था। देखता गया मैं, ये जहाज समंदर की तरफ बढ़ने लगा, घूमने लगा, लेकिन ना तो कोई कैप्टन था, ना क्रू मेंबर। ये जहाज अपने आप चले कैसे जा रहा है, मैं तो इससे हैरान था। मैं आवाजें लगाता जा रहा था, कोई तो मदद करो, कोई क्या इस जहाज पर मौजूद है या नहीं। लेकिन यह जहाज अपने आप मुड़ता हुआ समंदर की तरफ बढ़ता चला गया और मैं देखता रह गया। वो लाइट हाउस बहुत पीछे रह गया था और धीरे धीरे गायब हो गया। ये जहाज समंदर में था, गहरे समंदर में, और मैं तट से बहुत दूर निकल आया था। लेकिन कोई तो हो जो यहाँ पर मेरी बात सुने। मुझे कोई नजर क्यों नहीं आ रहा? यह जहाज अपने आप कैसे चल रहा है? और अब मुझे उन कहानियों पर भी यकीन होने लगा है, कहीं वो सच तो नहीं। मैं देख रहा था, यहाँ समंदर ऐसे लग रहा था जैसे ये जहाज कांच पर चल रहा हो और आसमान में तारे पूरी तरह से साफ थे। चांद की रोशनी भी ऐसे पड़ रही थी जैसे बिल्कुल कांच का ये चांद हो। कांच के ऊपर चलने वाला जहाज और चमकने वाले तारे। दृश्य मनमोहक था, लेकिन फिर भी मुझे इससे डर लग रहा था। गहरे समंदर में जिंदगी में कभी नहीं गया, मुझे समंदर से डर लगता है। फिर भी तनख्वाह अच्छी मिल रही थी, इसीलिए मैंने इस काम के लिए हाँ कही थी। अब मुझे लगने लगा है कि मैंने गलती कर दी, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। मैं ये कहाँ फंस गया? खुद को दोष देने से कोई खास फायदा होने वाला नहीं था, लेकिन अब मैं कर क्या सकता था? मुझे फिर से जहाज के अंदर टटोलना होगा। कोई ना कोई तो मौजूद होगा जो इस जहाज को चला रहा होगा। शायद कोई पायलट, को पायलट इस जहाज के नीचे होगा, कैप्टन, कोई ना कोई तो होगा ना जो जहाज को चला रहा है। मुझे हर एक कमरे में जाना होगा, गोदाम में जाना होगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा जो ढूंढना होगा, जिससे मैं जहाज को मोड़ पाऊं, बात कर पाऊं और वापस घर पहुंच पाऊं। मैं फिर से अंदर गोदाम में गया और गोदाम अब खाली नहीं था। यहां पर तो कई लोग थे, पुराने पुराने कपड़े पहने हुए, अजीब से चमड़े के कपड़े पहने हुए। उनकी टोपियां भी बिल्कुल अलग थीं, उनके चेहरे भी कुछ अजीब से थे। सब सफेद सफेद से थे, ऐसे नहीं जैसे कोई जिंदा इंसान गोरा होता है। वो सफेद थे, जैसे किसी का शरीर जब काफी समय पानी में रहे ना तो वो सफेद सा हो जाता है, गल सा जाता है, वैसे थे सब। और मुझे देखने के बाद भी उन्होंने ऐसे नहीं दिखाया कि जैसे कोई बड़ी बात हो, कोई बाहर से यहाँ पर आ गया हो। बस वो मुझे देखते रहे, काम करते रहे। इधर उधर वो बड़े बड़े ड्रम रखना, बोतलों को टिका कर रखना, ये काम सब कर रहे थे।
लेकिन एक आदमी जो मुझे कंधे से पकड़कर घुमाकर कहने लगा था, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम बाहर से आए हो ना, तो जल्दी से काम पर लग जाओ, इससे पहले कि कैप्टन को पता चल जाए। उसकी बातों ने मुझे डराया, लेकिन सामने जो खड़ा था वो जिंदा नहीं लग रहा था, मुर्दा लग रहा था। चेहरे पर वो निशान, पुराने जख्म थे और पूरे शरीर पर निशान थे, लेकिन ये वो था जिससे मैं बात कर सकता था। एक खाली जहाज से सामने कोई मुर्दा होना भी ठीक ही तो है। आप बात तो कर पाएंगे, बचने का कोई रास्ता तो मिलेगा ना। मैंने उसको कहा, देखिए मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं गलती से इस जहाज पर आ गया, मुझे अब इस जहाज से बाहर निकलना है। क्या आप जहाज को वापस उसी लाइट हाउस की तरफ ले जा सकते हैं? मुझे वापस घर जाना है। वो कहने लगा, जो यहाँ पर आता है वो वापस नहीं जा पाता। ध्यान से कपड़ों को पहचानने की कोशिश करो। उस लाइट हाउस पर काम करने वाले 3-4 लोग तो तुम्हें यहीं पर मिलेंगे। बाकी हम इस जहाज पर काम करने वाले लोग कुछ तो ये भी भूल चुके हैं कि पहले जिंदगी में वो क्या हुआ करते थे। सालों बीत चुके हैं, दशकों और शायद 100 साल से भी ज्यादा हो चुके होंगे। मुझे तो कुछ याद नहीं कि मैं क्या किया करता था। तभी वहां एक आवाज होने लगी और उस आवाज से सब डर रहे थे। वो जितने मुर्दे थे सब डर रहे थे और दीवारों के पीछे, दरवाज़ों के पीछे, वो बड़े बड़े ड्रम के पीछे सब छिपने लगे थे। और ये जो आवाज़ हो रही थी ये किसी के चलने की आवाज़ थी। किसी के कदम बहुत भारी थे जिससे पूरी की पूरी शिप हिल रही थी। तब सामने आया वो एक अजीब सा आदमी जिसका कद 7 फुट के करीब होगा। बड़े बड़े भारी पैर थे और उसने लोहे के जूते पहन रखे थे। शरीर पर भी बहुत ज्यादा गहने और कवच भी था जो सोने का था। सोने की टोपी थी उसके सर पर, बड़ी बड़ी आंखें और दांत साफ नजर आ रहे क्योंकि उसके होंठ नहीं थे। डरावना सा था वो, डरावना सा। उसके शरीर से कीड़े निकल रहे थे, केंचुए उसके शरीर पर रेंग रहे थे। वो गीला भी था और उसके शरीर से पानी टपक रहा जो जमीन पर गिरते ही, उस शिप के फर्श पर गिरते ही भाप बनकर उठ भी रहा था। चलता चलता बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। और मैं तो भूतों की कहानियों से डरा करता था। मेरे सामने कुछ ऐसा आया है जिससे सब डर रहे हैं, तो मेरी हालत तो पतली होनी ही थी। मेरे इर्द गिर्द घूमने लगा था और मैं तो अकड़कर वहीं पर खड़ा जम चुका था। सांस लेने में परेशानी होने लगी थी मुझे। वो पूरा घूमा, चारों तरफ से मुझे देखा और फिर कहने लगा, तुम अच्छे दिख रहे हो, मुझे लगता है तुम जहाज के ऊपर पाल का काम कर सकते हो, चलो काम के लिए तैयार हो जाओ। मैंने घबराई हुई आवाज में कहा, देखिए मैं घर जाना चाहता हूँ, मुझे घर छोड़ दीजिए। देखिए मैं कोई गलत इंसान नहीं हूँ, बस गलती से इस जहाज के ऊपर आ गया और मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। फिर वो हंसने लगा और कहने लगा, देखो मेरा समय बर्बाद मत करो। बहुत सालों से मैं ये सब देख रहा हूँ, जब कोई नया नया इस जहाज पर आता है उसके साथ ऐसा होता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है जो बाकियों के साथ हुआ है। धीरे धीरे अपने दिल की बातें बाकियों के साथ करो। अब इस जहाज से बाहर निकलना तो असंभव है, तुम वापस तो जा नहीं सकते। चलो फिर काम पर लग जाओ, अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें सजा दी जाए। वो जाने वाला था, लेकिन मैंने डरते हुए उसे कहा, एक मौका तो दीजिए। देखिए मैं कोई बुरा इंसान नहीं हूं, मैं जाना चाहता हूं, तरस खाइए, दया कीजिए। और फिर से वो पीछे की तरफ मुड़ा। वो जब पीछे मुड़ा ना, अजीब तरीके से मुड़ा था। उसका धड़ आगे की तरफ ही था। उसने अपना सर पीछे की तरफ कर लिया, जैसे गर्दन में कोई हड्डी ना हो। उसकी बाजू भी घूम गई, धड़ वैसा का वैसा ही, पैर आगे की तरफ ही थे उसके। फिर मेरी तरफ आया और कहने लगा, या तो यहां पर तुम काम करना शुरू कर दो, या फिर वापस जाने का वो एक मौका जो मैं सबको देता हूं। मैं कोई कठोर कैप्टन नहीं हूं, मैं सजा नहीं देता। मैं भी अपना काम कर रहा हूं, सब अपना काम कर रहे हैं। लेकिन अगर तुम वापस जाने के लिए
अपना हक मांगते हो तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं, लेकिन वो मौका ही तो डरावना है। वो मौके को कोई भुना नहीं पाता। बताओ, तुम इस जहाज से बाहर निकलना चाहते हो या यहां पर काम करना चाहते हो? मैंने कहा, मैं बाहर निकलना चाहता हूं। तब वो हंसकर कहने लगा, तो ठीक है, तुम्हें बाहर निकलने के लिए अब यहां वो टास्क करना होगा जो सबसे मुश्किल है। तुम्हारा मौका, अगर उसे करते करते तुम मर गए तब यहां पर गुलाम कहलाए जाओगे और गुलामों को हमेशा सजा मिलती है। सबसे नीच काम उससे करवाए जाते हैं। तुम्हें जहाज के बाहर लटक कर इसके नीचे से साफ करते रहना होगा, जैसा कि वो 20 लोग करते हैं जो जहाज के अंदर नहीं है, जहाज के बाहर है। उन्हें बांधा गया है बड़ी बड़ी जंजीरों के साथ। देखना चाहते हो? मैंने ना कहा था, लेकिन उसने मुझे गले से पकड़ा था और मुझे पकड़कर पानी में फेंक दिया। उसकी बाजू इतनी लंबी हो गई थी, मुझे पानी में ले जाता गया। मेरी सांस रुकी हुई थी, लेकिन मैंने जहाज के नीचे उस जहाज को साफ करने वाले वो 20 लोग देखे थे जिनकी हालत कितनी बुरी थी। उनका आधा धड़ यानी टांगें वो जहाज से जुड़ी हुई थीं। ऊपरी हिस्सा जो बहुत गला हुआ, 1-2 उंगलियां ही थीं, लेकिन हाथ में कुछ पकड़ा हुआ, जिससे जहाज के नीचे के हिस्से को वो साफ करते जा रहे, जैसे वो जहाज का हिस्सा बन चुके हों। फिर उसने मुझे खींचकर वापस उसी जगह खड़ा कर दिया। शरीर मेरा अपने आप सूख गया, जैसे वो पानी ने मुझे गीला किया ही ना हो। और फिर वो कहने लगा, अब आखिरी मौका देता हूं, इस जहाज से वापस जाना चाहते हो? अगर तो वापस जाने के लिए तुम उस टास्क को करते हो और उसमें मारे जाते हो तो गुलाम बनोगे, जहाज के नीचे रहोगे। लेकिन अगर तुम यहाँ पर काम को चुनते हो तो पूरी इज्जत के साथ यहाँ पर इन लोगों की तरह काम करते रहोगे हमेशा के लिए। अब आ गए हो, जाने का मौका तो नहीं है बिना टास्क किए। बताओ तुम क्या करना चाहोगे? मैं थम सा गया था, मैं डर सा गया था। क्या बताऊं मैं कैसे हालात थे मेरे। सोचना मेरे लिए एक मजबूरी बन गया था। उसने कहा, जल्दी चुनाव करो, जल्दी चुनाव करो। ना तो मैं गुलाम बनना चाहता था, ना इस भूतिया जहाज का कर्मचारी बनना चाहता था। मैं आज़ाद होना चाहता था। तो आखिरी मौका मैंने उसका चुनाव किया और उसने कहा, तो आओ तुम, मुझे लगता है जहाज के नीचे ही अच्छे लगोगे। चलो आ जाओ, तुम्हें तुम्हारा टास्क बताता हूं जो इस जहाज से बचने के लिए करना होगा, जो कोई कर नहीं पाया है। वो मुझे घसीटता हुआ एक कमरे में ले गया, अंदर धक्का दिया और दरवाज़ा लगा दिया। उस दरवाजे के ऊपर एक छोटी सी खिड़की थी जहां पर कांच लगा हुआ था। उससे उसने मुझे देखते हुए कहा, दरवाज़ा मैंने इस तरफ से बंद कर दिया है, अब तुम्हें आगे बढ़ना होगा, अपना रास्ता निकालो, यही है तुम्हारा टास्क, यहाँ से बाहर निकलना। वो वापस चला गया और मैं वहीं पर बैठा हुआ। वो अंधेरी काल कोठरी सी थी, लेकिन एक तरफ से रोशनी अंदर आ भी पा रही थी, तो कुछ कुछ मैं देख पा रहा था। मुझे उस कमरे से बाहर निकलना है जहाँ शराब की ढेर सारी बोतलें पड़ी हुई हैं और भी बहुत कुछ पड़ा हुआ है। मुझे लगा एक शराब की बोतल को तोड़ देता हूँ तो इस कांच के हिस्से से मैं दरवाजे के हिस्सों को काट पाऊंगा या दीवार को काट पाऊंगा। ऐसे बचने का रास्ता मुझे मिल जाएगा। मुझे आगे बढ़कर आगे वाले किसी दरवाजे को ढूंढना होगा। मैंने आगे देखा तो मुझे वो दरवाज़ा नजर आ रहा था, लकड़ी का वो दरवाज़ा, बस उसे खोलना था मुझे। तो उस कांच की बोतल को तोड़कर मैं उस दरवाजे के पास गया। वो दरवाज़ा सिर्फ धक्का देने से खुल गया। जब मैं उससे आगे पहुंचा तो उस कमरे में आधा नीचे तक पानी भरा हुआ था और ऊपर छत बहुत ज़्यादा नीची ही थी, यानी मुझे तैर कर आगे बढ़ना था और मुझे तैरना नहीं आता था। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा डर था। मैंने इस काम को हाँ भी इसीलिए कही थी क्योंकि मैं लाइट हाउस पर रहता, बहुत ऊंचाई पर, और पानी वहाँ पर आ नहीं पाता। लेकिन कई साल लगे थे उस डर को ख़त्म करने के लिए।
मैं तो स्विमिंग पूल में तैरने के लिए भी नहीं जाता था क्योंकि पानी से डरता था मैं। अब मुझे तैर कर आगे बढ़ना होगा। मेरे हाथ पांव फूलने लगे और मैंने उस दरवाजे को दोबारा बंद कर दिया। मुझे लगा मुझे पीछे से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। आगे तो मैं तैर नहीं पाऊंगा, मैं तो डूब जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा और खुद को जिंदा ही तो रखना है। बाहर निकल ही नहीं पाया जिंदा तो बस इस जहाज के नीचे हमेशा के लिए गुलाम बन जाऊंगा। जब मैं पीछे वाले दरवाजे के पास गया, उस दरवाजे ने मुझे पकड़ना शुरू कर दिया। वो दरवाजा जैसे किसी तरल का बना हुआ हो। मैं कांच से उस दरवाजे के हिस्से को काटना चाहता था, लेकिन वो कट नहीं रहा था। मेरा तो हाथ पकड़ लिया। ये काला काला तरल था। वो दरवाजा मुझे सोखने लगा था तो बड़ी मुश्किल से उससे बचा। यानी मैं पीछे तो जा नहीं सकता, उस दरवाजे को खोल नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता। और मुझे कहा गया है इससे बाहर निकलना है। तो फिर से मैं उसी आगे वाले दरवाजे के पास पहुंचा। शायद मुझे तैर कर अगले कमरे से बाहर निकलना होगा और ये मेरा सबसे बड़ा डर है जो मुझ पर हावी तो हो ही जाएगा। जैसे ही मैंने पानी में छलांग लगाई, अपने आप उस पानी में भंवर बनने लगा था जो मुझे गोल गोल खींचता जा रहा। बार बार सांस लेने के लिए पानी से ऊपर आता और वो भंवर मुझे नीचे खींच लेता। मेरा सबसे बड़ा डर मेरी आंखों के सामने था कि मैं निकल नहीं पाऊंगा, मैं तैर नहीं पाऊंगा। लेकिन एक तरकीब काम कर गई। वहां नीचे जो फर्श था वो ज्यादा नीचे नहीं था, भंवर एक छेद के कारण बन रहा था। तो उस भंवर में मैंने एक बड़ी सी बोतल फंसा डाली तो भंवर बंद हो गया। लेकिन जब मैं फर्श से पैर लगाकर धक्का देकर ऊपर आता तो कुछ समय सांस ले पाता। फिर मैं तैरने की कोशिश करता और तैर नहीं पाता तो फिर से नीचे चला जाता, फिर से धक्का देता, ऊपर आ जाता। और मेरी ये तरकीब काम करने लगी। बरसों का डर जैसे पहली बार उड़ता हुआ नजर आया। मैं ऐसे कुछ समय सांस ले पाऊंगा, बस धक्का देते हुए बार बार ऊपर आते रहना है, आते रहना है, सांस लेते रहना है। और लगभग 10 मिनट तक मैंने ये सब किया तो दिमाग ठंडा होने लगा और मुझे पानी से डर कम लगने लगा। और फिर पानी के नीचे मुझे वो दरवाज़ा नजर आया जिसे खोलना था, मुझे आगे बढ़ना था। मैं उस दरवाजे के पास गया। उस दरवाजे को खोलने की मेरी कोशिश, धक्का देने पर वो खुल नहीं रहा। कुछ भी मैं कर लूं वो दरवाज़ा खुल नहीं पा रहा। उसके बाद वहाँ कुछ ऐसा भी मौजूद नहीं था जिससे मैं उस दरवाजे को तोड़ पाता। एक ही चीज़ थी, तेज धार मेरे पास एक ही चीज़ थी, वो भंवर में छेद में फंसाया गया वो कांच का टुकड़ा, वो बोतल का टुकड़ा। मुझे उसे निकालना था। मैंने उसे निकाला तो फिर से भंवर मुझे खींचने लगा। लेकिन अब मेरा डर मुझ पर हावी नहीं हो पा रहा। उस कांच के हिस्से से दरवाजे को कुरेदने लगा, मैं तेजी से कुरेदने लगा। और वो लकड़ी काफी नरम थी जिसे आसानी से कुरेद पा रहा था। तब मैंने ध्यान दिया, वहां उस दरवाजे के आसपास भी कुरेदने के कई निशान थे, जैसे पहले भी उसे कुरेदा गया हो। शायद कई लोगों ने ये कोशिश की होगी। लेकिन फिर मैंने कुछ ऐसे निशान देखे जो किसी और ने बनाए हो ही नहीं सकते। ये तो ऐसे लग रहे थे जैसे मेरी पहचान के कुछ निशान हैं। मैं ड्राइंग बनाया करता था और हमेशा मैं अपनी वो फुटबॉल टीम का निशान अपनी दीवारों पर कुरेद कर बनाता था। वैसे निशान बनाए गए थे, वैसे टेढ़े मेढ़े कई निशान वहां दीवारों पर, ऐसे निशान, कुछ जहाज के निशान, कुछ पेंटिंग्स, ऐसा बहुत कुछ बनाया गया। लेकिन कुरेद कुरेद कर मैंने उस दरवाजे को खोल ही डाला। और फिर उसके बाद जब मैं आगे गया, पानी एक झटके में सूख चुका था और वहां पर शराब की बोतलें ही बोतलें पड़ी हुई थी। मैंने एक बोतल को हाथ लगाया तो उस बोतल को टूटते हुए देखा, जैसे कांच बहुत नरम हो, और वो बोतल टूट गई, नीचे भर गया पानी। वो पानी शराब नहीं थी, उस बोतल में भरा हुआ पानी। वहां सब बोतलें धीरे धीरे टूटने लगी और फिर से पानी भरने लगा। लेकिन फिर पानी अपने आप जैसे नीचे चला जाता। ऐसे उन बोतलों को मैं देखने लगा तो मुझे दिखी आगे एक खिड़की, एक रोशनदान जो काफी ऊपर था और आगे जाने का रास्ता वही। और बोतलें जैसे टूट रही थीं, ऊपर जाने के लिए मुझे उन बोतलों का सहारा लेना था। लेकिन बोतलें तो टूटती जा रही, तो मैं रोशनदान तक कैसे पहुंच पाता। घबराया हुआ मैं बोतलों पर जल्दी से चढ़ने लगा,
लेकिन अब बहुत सारी बोतलें टूट चुकी थी। शायद मुझे ये काम जल्दी करना चाहिए था। मेरी सोच समझ सही समय पर काम नहीं आई। कई बोतलें टूटी, छलांगे लगाई मैंने, जिनको छूता वो टूट जाती और उस रोशनदान तक, उस खिड़की तक मैं पहुंच नहीं पा रहा। धीरे धीरे बोतलें टूटती चली गई और ऊपर तक पहुंचने का रास्ता खत्म सा हो गया था। तब मुझे लगा मुझे दिमाग लगाना होगा। मैंने कई टूटी हुई कांच की बोतलें, जो मुझे लग रहा था मजबूत हैं, कुछ उनमें मजबूत थीं, उन्हें तोड़कर दीवार पर मारना शुरू कर दिया और वो दीवार में धंसने लगी। उन पर पैर रखा जा सकता था। ऐसे मैंने सीढ़ी बनाई, उस रोशनदान के पार गया और आगे वाला कमरा और ज़्यादा भयानक लग रहा। हड्डियों से भरा हुआ था और उससे भी आगे जाना था। मुझे खुद को संभालना था। हड्डियों से भरा हुआ कमरा, कीड़ों से भरा हुआ कमरा, पानी से भरा हुआ कमरा। मुझे ऐसे ऐसे कमरे बार बार मिलते जा रहे थे जैसे इस जहाज़ का कोई अंत ही ना हो। आगे से आगे बढ़ते जाओ और धीरे धीरे मुझे भूलने लगा कि मैं पहले किस कमरे में था। ऐसे करता गया और मुझे लगने लगा सब कुछ भूल क्यों रहा है, मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ से शुरुआत हुई थी। वो आदमी ने मुझे धक्का दिया, मुझे लगता है ये पीछे वाला कमरा था ना। तभी मैंने पीछे मुड़कर देखा। मुझे उसकी आंख नजर आई पीछे वाले कमरे में, वही कांच वाली खिड़की, और मैं वहां से आगे निकलना चाहता था। मैं आगे भागा, दरवाज़ा खोला और वहां आगे वाले कमरे में आधा पानी था, आधा पानी। और मुझे पानी से डर लगता है, मुझे तैरना नहीं आता। इसीलिए तो मैंने उस काम को चुना था जिसमें मैं लाइट हाउस के शिखर पर होता। हे भगवान, और बीच में बन रहा बवंडर। ये क्या, मैं बवंडर में फंस जाऊंगा, मुझे तैरना नहीं आता। मैं पीछे गया था, मैंने उस दरवाजे को छुआ। वो तरल जैसा दरवाज़ा था, मुझे पकड़ने लगा था। मैं उसमें मरना नहीं चाहता था, तो बड़ी मुश्किल से बचकर मुझे लगा मुझे पानी में जाना ही होगा। मैं पानी में गया और बार बार फर्श को धक्का दे देकर ऊपर आता गया। मैंने वो टूटी हुई कांच की बोतल को वहां उस बवंडर वाले छेद में फंसा दिया। ऐसे मुझे धीरे धीरे डर कम हुआ। जिंदगी में मैं पानी से डरता था और अब पानी का डर खत्म हुआ। आगे मुझे दरवाज़ा नजर आया। दरवाजे को खोलने के लिए मुझे तेजधार चीज चाहिए थी, तो अब मैंने उस बोतल को निकाला। बवंडर फिर से बनने लगा, लेकिन अब मैं डर नहीं रहा था। कुरेदने लगा उस दरवाजे को और आसपास मैंने निशान देखे, कई कुरेदने के निशान, फुटबॉल टीम का वो निशान, कुछ ऐसे पेड़ पौधों के निशान जो मैं बनाया करता था। ये क्या, यहाँ लगता है कई लोग आ चुके हैं, लेकिन क्या हर कोई ये निशान बनाकर गया होगा? मैंने कुछ निशानों को देखा और तब मुझे लगा था कि मैंने बनाए हैं। मुझे लगता है मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ, मैं बार बार यहाँ आ रहा हूँ, मैं बार बार यहाँ तो नहीं आ रहा। मुझे कुछ अच्छे से याद भी नहीं आ रहा मैं कितने समय से यहाँ पर हूँ। मुझे लगता है मैं बार बार यहाँ आता जा रहा हूँ, घूमता जा रहा हूँ। मुझे लगता है मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा और मुझे यहाँ हमेशा के लिए कैद तो नहीं कर लिया गया है। मेरा दिमाग फटने को आ गया, लेकिन उसके बाद हर एक निशान को मैं बार बार देखने लगा और उन निशानों में यह साफ था कि मुझे कुछ खास बताया जा रहा है और ये मैंने खुद को बताने के लिए ये निशान बनाए हैं। मैं ऐसी साइन लैंग्वेज कई बार पढ़ने की कोशिश करता हूँ ताकि ऐसे निशानों को खुद समझ पाऊँ। अगर मैंने कोई मैसेज अपने लिए छोड़ना हो तो मैं ऐसी साइन लैंग्वेज से कई नॉवेल में खास पॉइंट्स को लिख दिया करता था और यहाँ भी वैसा किया गया था। मैंने हर एक निशान के नीचे कोड बनाए थे। ये वाला कमरा काम का नहीं, वो वाला कमरा काम का नहीं। मैं बार बार इन सब में फंसता जा रहा, लिखता जा रहा और शायद ये सब लिखने के बाद मैं एक ही निष्कर्ष पर पहुंचा था। एक ही कमरा है जहां से बाहर निकलने का रास्ता है, वरना मैं घूमता चला जाऊंगा। वो कमरा है सबसे पहले वाला कमरा। जब उसने मुझे अंदर डाला था
उसने मुझे अंदर बाहर निकलने के लिए नहीं डाला, बल्कि हमेशा के लिए यहाँ कैद करने के लिए डाला है। और मुझे वो पीछे काले रंग के उस तरल वाले दरवाजे से ही बाहर निकलना होगा। मैं पीछे की तरफ गया। उस दरवाजे को छूने की कोशिश में वो मुझे खींचने लगता, तो मुझे समझदारी दिखानी थी कैसे मैं इससे बचकर निकलूंगा। और आसपास मुझे जवाब मिल गया, अगर कोई चीज़ तरल है उसे ख़त्म करने का तरीका उसे भाप बनाना है, और आसपास पड़ी शराब आग लगाने के लिए काफ़ी थी। शराब को मैंने वहाँ पर उड़ेलना शुरू कर दिया, उस दरवाजे के ऊपर बोतलों को फेंकना शुरू कर दिया। चारों तरफ वो तरल था, उसके ऊपर वो शराब। अब बस मुझे आग लगानी थी, और आग लगाने के लिए लकड़ी तो भरी पड़ी थी। लकड़ी को रगड़ रगड़ कर बुरादा बनाया, फिर उस बुरादे के बीच लकड़ी को रगड़ रगड़ कर गर्मी पैदा की, और फिर चिंगारियां बनाकर मैंने आग बनाई। मैं जब उस दरवाजे को आग लगा रहा था, ना सिर्फ वो दरवाज़ा जल रहा था, इस शिप का कैप्टन चीखें मार रहा था। वो इस शिप का दरवाज़ा था, कैप्टन ही दरवाज़ा था। तो जब दरवाज़ा जला, उसकी चीखें निकली और वो उस जगह से हटा जहाँ से मैं बाहर निकल सकता था। और ये दरवाज़ा इस शिप से निकलने का ही दरवाज़ा था, जो मुझे दिखाया जा रहा था जैसे वो सब असली ना हो। मुझे भ्रमित किया गया ताकि मैं यहाँ इस शिप में मरूं और इसका हिस्सा बनूं। उस दरवाजे के पार शिप से बाहर निकलने का रास्ता, और मैं उस समुद्री तट पर था, और पीछे से जलती हुई वो शिप को मैंने देखा जो धू धू करके जल रही, और उसके अंदर से चीखों की आवाज़ थी। और फिर वो शिप पीछे की तरफ गई, वो जहाज़ पानी में समा गया, और कुछ दूर फिर से वो जहाज़ पानी से बाहर निकला, और फिर धुंध की चादर के पार वो गायब हो गया। मैं उस लाइट हाउस के पास खड़ा बच चुका था, और मैं देखता रह गया ये सब क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ। लेकिन मैं जिंदा बच गया आखिरकार। ये भयानक रात थी जिस पर शायद कोई यकीन नहीं करेगा। मैं लाइट हाउस में नहीं गया था, मैं निकला था वहाँ से शहर जाने के लिए, लेकिन फिर शहर पहुँच नहीं पाया। पास के एक छोटे से टाउन में पहुँचा, और ये टाउन कैसा था? पुराने ज़माने का टाउन, पुरानी पुरानी दुकानें थी, पुराने पुराने घर थे। रात के बाद जो दिन आया उसने ना सिर्फ उजाला बाहर लाया था, मेरे दिमाग में भी लाया था। मैं 300 साल पीछे पहुंच गया। 300 साल। मैंने कई लोगों से बात की, कई सरकारी अधिकारी, लेकिन पुराने ज़माने में सिस्टम वैसा हुआ ही नहीं करता था। सरकारें वैसी हुई ही नहीं करती थी। बस इस सच को झूठ मानना पड़ा मुझे, वरना मुझे सज़ा दी जाती भ्रम फैलाने के लिए, अफवाह फैलाने के लिए। उस समय के नियम कुछ ऐसे थे, या कहूँ मेरे समय के ये नियम ऐसे हैं। हमेशा के लिए मैं इस समय में हूँ, और जैसे बताया जाता था उस जहाज़ पर सवारी करने वाला कभी वापस नहीं आया। कैसे आएगा? या तो वो उस जहाज़ का हिस्सा बन जाता है, अगर बचता है तो किसी ऐसे समय में चला जाता है जहाँ से उसे वापस आना असंभव होता है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी इसी समय में बिताई, लेकिन इस कहानी के ज़रिए सबको बताना चाहता हूँ वो जहाज़ अब भी पानी में मौजूद होगा, इंतज़ार कर रहा होगा अपने अगले शिकार का, और उसका शिकार कोई इंसान होगा जो उस जहाज़ पर पैर रखेगा और हमेशा के लिए उसका कैदी बन जाएगा।